सुधांशु जी, इससे पहले लेकिन कि संभल के मुद्दे पर जरा आए, एक बार जरा समझना चाहते हैं आपसे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, कह रहे हैं कि अबू आजमी को यूपी ले आइए, हम इलाज करना जानते हैं। कौन सा इलाज करते हैं वो? इलाज का मतलब? सुधांशु जी, आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी कट गई। हाँ जी, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। आपने क्या बोला? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उनको यूपी भेज दीजिए, हमें इलाज करना आता है। यूपी में कौन सा इलाज करते हैं योगी आदित्यनाथ जी? देखिए, यूपी में अब इलाज ये होना शुरू हुआ, सिर्फ एक लाइन में ही बोलूंगा, लोगों को समझ में आ जाएगा। जब से हमारी केंद्र में सरकार आई है, उसके बाद 2 डिफेंस कॉरिडोर बने, एक उत्तर भारत के लिए, दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत का तमिलनाडु और उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश में। और अब यहां पर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस का भी मैन्युफैक्चर होने जा रहा है, और जो कि हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और अभी हम फिलीपींस को एक्सपोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। और अभी इंडोनेशिया के जब राष्ट्रपति आए थे 26 जनवरी को, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने आकर वो करार किया है। तो जब से मोदी जी दिल्ली में आए हैं और योगी जी यहां आए हैं, अब ब्रह्मोस यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। और जिस जमाने में सपा की सरकार हुआ करती थी, तब ये खबरें आती थी कि यूपी में कट्टे बना करते थे। तो मुझे लगता है अगर इतने परिवर्तन के बाद भी यूपी में क्या चेंज आया है ये किसी को ना समझ में आए, तो मुझे लगता है उसके बाद उसे आंख उठाकर थोड़ा देखना चाहिए। सांसद जी, मैं अबू आजमी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही थी सर। अबू आजमी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि अगर नहीं संभलता है तो यूपी भेज दीजिए, हमें इलाज करने आता है। और अभी अबू आजमी का कौन सा इलाज करेंगे वो? हाँ, वो भी बहुत मैं उसी बात पे बता रहा हूं, जितने भी कट्टरपंथी और अपराधी तत्व थे, एक दौर था अंजना जी, जब सपा की सरकार वहां होती थी, हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इधर दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे नोएडा के आगे जाना ही नहीं। अब स्थिति यह थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब में, जहां कांग्रेस की सरकार थी, जेल में रहते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि मुझे यूपी नहीं जाना, मैं जेल में रहना चाहता हूं, मगर पंजाब की जेल मेरे लिए ठीक है, यूपी में मैं स्वतंत्र होकर नहीं घूमना चाहता हूं। मुझे लगता है कि ये जितने भी प्रकार के इलाज है, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कौन से प्रकार के इलाज है? एक्चुअली में क्या है कि अबू आदमी जैसे लोग मानसिक, कौन से प्रकार के इलाज है, वही जानना चाह रही हूं मैं। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, बता रहे हैं। देखिए, अबू आजमी जैसे लोग उस मानसिक मनोरोग के शिकार हैं जो आजादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसे मैकाले और मार्क्स ने ऐसा दिमाग में भर के रखा हुआ है कि जिस व्यक्ति को हजारों लाखों हिंदुओं का कत्ल करने वाला महान नजर आता, वो तो चलो ठीक है, उसमें तुम्हें कुछ सुकून मिलता हो कि शायद वो गजवाए हिंद ला रहा था, मगर जिसने अपने 4 भाइयों की को मौत के घाट उतार दिया, वो महान नजर आता है। जिसने अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में बंद अपने बाप को तश्तरी में सजा के बतौर गिफ्ट भेजा, वो तुम्हें महान नजर आता है। जिसने अपने सगे बाप को जेल में बंद रखा और शाहजहां को एक सुराही पानी दिया जाता था, और जब शाहजहां ने उससे रिक्वेस्ट की कि एक सुराही पानी और दे दो, तो औरंगजेब ने कहा बस इतना ही काफी है। तो शाहजहां ने दुखी होकर लिखा फारसी में एक शेर, जो उसने औरंगजेब को लिखा, उसने लिखा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आब तरसानी, तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदवान सदबार, मैं काफिर हिंदुओं का 100 बार आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दवा दायम आब, जो अपने मरे हुए बाप को भी पितृपक्ष में पानी देते हैं। मुझे लगता है अगर ऐसे व्यक्ति को भी कोई व्यक्ति ये कहे कि वो महान था, तो उसे मनोरोग की जरूरत है। और आपको पता है यूपी में दो जगह हैं, मतलब आगरा और बरेली, जो इसके लिए बहुत मशहूर हैं, वहां के बहुत अच्छे चिकित्सालय हैं। और लखनऊ में भी हमारे सुनील साजन साहब रहे हैं, तो पता होगा, नूर मंजिल का चिकित्सालय बड़ा मशहूर था। तो मुझे लगता है यहां पे आने के बाद कुछ आबो हवा बदलेगी, और कुंभ से लेके और अयोध्या का वातावरण दिखेगा, तो कुछ माहौल बदलेगा, तो उसके बाद और बाकी कुछ योगी जी का प्रभाव भी कुछ दिखेगा। तो मुझे लगता है शायद उनका ये मनोरोग ठीक होना चाहे। अन्यथा मैं ईमानदारी से पूछता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो? ऐसा बेटा जो 3 भाइयों को कत्ल करके बुढ़ापे में जेल में बाप को डाल के बूंद बूंद पानी के लिए तरसाए, या ऐसा बेटा जो राम की तरह हो
कि बाप के एक वचन के लिए सब कुछ धन संपत्ति और राज्य छोड़ के चला जाए। आप बता दो आप घर में क्या चाहते हो, उसके बाद कोई उसको महान बताए तो अपने आप उसकी मेंटल स्टेट समझ सकते हैं। मनोरोग का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ बुला रहे हैं अबू आजमी को। आप लोग अपने नेताओं को समझाते क्यों नहीं है कि औरंगजेब का फैन बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। किसी को खुश करने के लिए अगर इतिहास के पन्नों को गलत तरीके से पढ़ेंगे तो खुद ही फंसेंगे। अरे फैन बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बने, छत्रपति संभाजी के बने, औरंगजेब का फैन काहे बन रहे हैं आपके नेता? देखिए अंजना जी, औरंगजेब की जहां तक बात है तो औरंगजेब ना हमारा हीरो हो सकता, ना देश के किसी भी व्यक्ति का हीरो हो सकता है। और ये कहना कि औरंगजेब का नाम लेकर के एक समुदाय को खुश करना, तो उस समुदाय का अपमान होगा। वो समुदाय भी, जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, वो समुदाय भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अबू आजमी क्यों मानते हैं? उल्ला खां है ना, उसके लिए कलाम साहब है ना। अबू आजमी क्यों मानते हैं? सर, नहीं आप ही के विधायक है ना, आप ही के टिकट पर लड़े हैं ना, और अखिलेश जी को समर्थन कर रहे हैं। नहीं मानते अंजना जी, अंजना जी नहीं मानते, और उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया है। एक, ना तो इस देश का हीरो औरंगजेब हो सकता है, ना इस देश का हीरो नाथूराम गोडसे हो सकता है, ना ही इस देश का कोई वो हीरो हो सकता है जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था और क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी कर रहा था। कोई नहीं हो सकता है, और होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे अगर कोई हीरो है तो डॉक्टर लोहिया हैं, अंबेडकर हैं, गांधी हैं। हमारे हीरो श्रद्धेय नेताजी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं। हमारे हीरो वो जो पिछड़े, दलित, आदिवासी महिलाओं की लड़ाई लड़े हैं, गरीब की लड़ाई लड़े हैं। हमारा हीरो अगर कोई है तो देश की सीमा पर खड़ा जवान है। हमारा हीरो किसान है, हमारा हीरो मजदूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे से हट करके कोई इनके भ्रष्टाचार पे बात न करे, कोई देश की महंगाई पर बात न करे, कोई बेरोजगारी पर बात न करे। एक खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का तंज। 46 में 56 वालों की उल्टी गिनती जारी, ये कहा है उन्होंने। आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई। दरअसल उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट किया है, आने वालों की तो गिनती बढ़ती गई। ये देखिए कुंभ नंबर्स को लेकर जाने वालों की ठहरी गिनती पर चुप्पी साधी। जाहिर तौर पर उनका इशारा इस ओर है कि जिनकी मृत्यु हुई उस पर तो चुप रहे, लेकिन आने वालों को लेकर 66 करोड़ का बखान करते रहे। एक बार फुल स्क्रीन जरा ये ट्वीट दिखा दीजिए तो फोटो से समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्या वो कहना चाह रहे हैं। सुनील जी, आप ही के नेता का है पोस्ट, समझा दीजिए। स्टैम्पीड नंबर्स को लेकर वो कह रहे हैं कि ज्यादा था, कम बताया, और इधर कुंभ के नंबर ज्यादा बता रहे हैं। मतलब आप लोगों को ये साबित करने में इतनी रुचि क्यों है कि कुंभ में बहुत कम लोग आए? पहले कहने लगे गोरखपुर से खाली ट्रेनें आ रही हैं, और जो वहां पर जन सैलाब था वो सबने देखा है। देखिए अंजना जी, एक बात तो पहले तो आज तक के कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में यह साफ हो जाए कि कुंभ बीजेपी का आयोजन नहीं था। कुंभ सदियों से होता आ रहा है। कुंभ नेताजी की सरकार में हुआ, नेताजी मुख्यमंत्री थे। कुंभ पिछली समाजवादी सरकार में हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। कुंभ इस सरकार में हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। तो कुंभ में जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। कुंभ में अगर हम बीजेपी की बात मान लें कि 66 करोड़ लोग गए, तो हम आपके कार्यक्रम में जानना चाहते हो 66 करोड़ में कितने पीडीए के लोग हैं, कितने पिछड़े दलित आदिवासी हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अभी तक जो हमारा है वो हम लेके एआई से ये तो पता चल जाता है कि कितने चेहरे हैं और एआई से गिनती हो जाती है, लेकिन अभी तक एआई से मुझे नहीं लगता कि वो जात भी पता लगा ले चेहरा देखकर कि कौन सी जात का कौन सा आदमी है। चलिए, विज्ञान यहां तक पहुंचेगा तो उसकी चर्चा होगी, लेकिन इस पर अगर आपके पास औपचारिक रूप से कोई डेटा है सुधांशु जी, जितनी संख्या वही लोग अगर नाम लोगों के हैं आपके पास कि कौन किस जाति का, वो पूछ रहे पीडीए वाले कितने पहुंचे हैं, एक छोटा सा जवाब दीजिए जिसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन कुंभ को लेकर मतलब पूरा बजट सेशन लग रहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा कुंभ को समर्पित कर दिया था। राम मंदिर बन गया
तो ऐसा है क्या कि बिहार हो, बंगाल हो और फिर यूपी हो, जहां पर योगी जी चाहते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तीसरा टर्म पाएं, तो अब उन्होंने पूरा हिंदुत्व का एजेंडा कुंभ, संभल, इसके इर्द गिर्द शुरू कर दिया है। देखिए, दोनों बातें बताता हूं। सुनील जी ने बहुत प्रयास किया ये कहने का कि अबू आजमी ने माफी मांग ली है। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, अबू आजमी का ट्वीट देखे जाके, उसमें शब्द ये यूज किया औरंगजेब के लिए, रहमत उल्लाह अल सलेह औरंगजेब। ये इस्लामी मान्यता में आप लोगों को तो पता होना चाहिए, अरबी फारसी आपको बेहतर पता होनी चाहिए। ये बहुत सम्मानजनक शब्द है। इसके बाद कोई कहे तो इसकी उसने माफी मांगी है तो इसका मतलब छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान का मजाक उड़ा रहा है सरेआम, जो ये कहे कि रहमतुल्लाह अल सलेह औरंगजेब के बारे में मैंने ये कहा था। अब देखिए दिल की बात कैसे निकली सुनील जी के मुंह से कि 66 करोड़ में कितने पीडीए हैं। अरे जनाब, यही तो समस्या थी। 20 किलोमीटर के घाट में ना कोई ये देख रहा था किस प्रांत का है, कोई जाति का है, किस वर्ग का है। ये जो पीडीए आपने बनाया था वो संगम में बहता नजर आया। इसी बात का तो दिल कचोट रहा था आपका कि जो आप सोच रहे थे कि उत्तर दक्षिण में लड़ा लेंगे, हिंदी तमिल में लड़ा लेंगे, अगड़े पिछड़े में लड़ा लेंगे, सामान्य और दलित में लड़ा लेंगे, वो लड़ाई होती दिखाई नहीं पड़ी। तो बस एक पंक्ति कह के बात समाप्त करता हूं। जो समाजवादी पार्टी के दिल से आह निकली है, मगर जो योगी जी ने जवाब दिया इस कुंभ ने, जानते देश को क्या दिखाया है? जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा महाकुंभ का यह संदेश, एक रहेगा भारत देश, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। बस यही आपके दिल के ऊपर एक आरे की तरह चल गया है। ठीक है, इसका जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ अपने दर्शकों को जरा समझाते हैं कि अभी 3 बड़े बड़े राज्यों में जहां से 30% लोकसभा सीटें आती हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो सबसे पहला राज्य तो बिहार ही है, जहां पर इसी साल चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। हिंदी भाषी राज्य है, जहां पर कभी बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है। ये हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, पहला नंबर का ग्राफिक्स दिखा दीजिए। ये 30% जो सीट्स हैं वो यहीं की है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी बीजेपी की सरकार अभी तक बनी नहीं है, मतलब साथ में गठबंधन में सरकार बना है लेकिन सीएम इनका नहीं बना है। अब आ जाइए आप, उसके बाद से 26 में बंगाल में चुनाव होने हैं। यहां पर पार्टी कभी भी जीत नहीं पाई है और सत्ता में नहीं आ पाई है। उसके बाद आ जाइए 27 में, पूरा एक सीरीज है। अब यहां पर योगी जी चाहते हैं कि वो हैट्रिक बनाए 2027 में उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर केंद्र की तरह यूपी में हैट्रिक बनाने की चाह रखने वाले। अब राम मंदिर का निर्माण तो हो गया है, तो महाकुंभ के इर्द गिर्द, संभल के इर्द गिर्द, इसीलिए प्रयोगशाला कहा जा रहा है। अब दिखा दीजिए 80 जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 42 पश्चिम बंगाल की, 40 बिहार की, ये 30% है। पूरे भारत की जितनी लोकसभा सीटें हैं सबसे ज्यादा उसमें देखिए परसेंटेज वाइज, तो ये लगभग 30% लोकसभा सीटें इन 3 राज्यों से आती हैं। इसीलिए बीजेपी 162 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने के लिए इस एजेंडे को आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर आप देखिए, यहां पर एक और डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुस्लिम आबादी का है। तो मतलब वातावरण अनुकूल इसे कहा जा सकता है। एक बार वापस जाइए, वातावरण अनुकूल कहा जा सकता है ध्रुवीकरण के लिए, पोलराइजेशन के लिए, क्योंकि औसतन अगर आप दिल्ली में भी देखिए 12-13% मुस्लिम मतदाता है, लेकिन इन जगहों पर 18, 19, 27% पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता है, 18% बिहार में। तो यहां पर पोलराइजेशन और एंटी पोलराइजेशन का पूरा स्कोप दिखता है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है। 80-20 पर पहले ही योगी आदित्यनाथ जी बोलते रहे हैं। अब देखिए ये एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर अगर आप देखिए तो किसके पास कितना है। अगर आप लोक नीति CSDS में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पूरे देश में तो 8% एनडीए और उधर 65% इंडिया गठबंधन को। वैसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 8% और 92%। यूपी का दिखाइए, ये देखिए 8% एनडीए की तरफ मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न है। बिहार में 12% और 87% है। अगला दिखाइए, और उसके बाद से पश्चिम बंगाल का 7 और 73% है।